ओके, सो ये फेडरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा आपका लगता है, और वहाँ जाके फिर आप जो है 5 में से 4 साल या 3 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो आप टाइम पूरा करते हैं, फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और आपका पासपोर्ट हो जाता है। इस प्रोग्राम को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और दो तरह से देखेंगे इसको कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 10 लाख लोगों ने वीडियो देखी है, और 10 लाख लोग ही कनाडा को चाहिए, सारे तो नहीं लेंगे, और वो भी सारे पाकिस्तान से नहीं लेंगे। आपने वीडियो अगर देखी तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इंडियन सेलेक्ट होते हैं, फिर फिलिपिनोज हैं, चाइनीज हैं, पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पहला जो स्टेप आपने लेना है वो अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करनी है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा था कि शायद इंग्लिश का लेवल बहुत वीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। आप किसी कंसल्टेंट से पहले, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग कनाडा जाने चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, जो वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, वो एक मिनिमम जो उनका रिक्वायरमेंट है उससे कम होगी, तो आपका कोई फायदा नहीं है। कोई कंसल्टेंट आपसे पैसे मांगे कुछ करे, वो फ्रॉड है, वो आपको नहीं दिलवा सकता। ठीक है, तो इसमें दो आपको चीजें नोट करनी है कि अगर आपकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, आप मेहनत करके आप एक CLB लेवल 9 का स्कोर होता है, इसको आसान करके समझा दूं तो लिसनिंग के अंदर आपको 8 बैंड्स लेकर आने होते हैं, और बाकी तीनों सेक्शन में 7 बैंड्स। ये वो स्कोर होता है जिसमें आप, यानी जो दो कैंडिडेट्स मेरी जिनसे बात हुई थी, उन्होंने ये दोनों ने ये स्कोर हासिल किया था। तो ये ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप एक्सप्रेस एंट्री, जिसमें 6 महीने में आपका परमानेंट रेजिडेंट वीजा आ जाता है, उसके अंदर ये CLB लेवल 9 का स्कोर लाना लाजमी है आपको, और ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए इसके लिए आपकी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज के मिनिमम जो आपको स्कोर लाना है वो 6.5 लाना है। अगर आप 8.8 और 7 नहीं ला सकते तो एक्सपेंस एंट्री में नहीं होगा, लेकिन आपका चांस ये है कि आप पूल के अंदर आ जाएंगे। उसमें ये होता है कि फिर 6 महीने में तो नहीं, वो साल 2 साल कभी भी तुक्का लग जाए, तो मिनिमम 6.5 बैंड उसके लिए भी लाना होता है। तो अगर आप 6.5 से कम लाते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं करें, आपका नहीं होगा स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी में। और अगर आप 6 महीने का सोचें तो फिर तो आपको 8 बैंड्स लाने। पहला स्टेप ये, आप इंग्लिश अपनी सही करें, उसका टेस्ट दें। अगर अच्छा स्कोर आता है तो फिर आगे की बात करें, अगर उससे पहले नहीं आता तो यहीं आप ये कनाडा जाने का ख्याल निकाल दें। मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, बस मकसद ये है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने देखना है, जो हमने एक टूल शेयर किया था, इनका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आप अपना प्रोफाइल चेक करते हैं, वो आपकी लैंग्वेज का स्कोर पूछते हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, एज पूछते हैं, एजुकेशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो पूछते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, वर्क एक्सपीरियंस, ये आप उसमें डालेंगे, वो आपको एक स्कोर बता देगा। ये स्कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखना है कि जो एक्सप्रेस एंट्री, यानी जो 6 महीने में वीज़ा लगता है, उसका जो कट ऑफ स्कोर, यानी जो मिनिमम स्कोर लाना है, उसके आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, 50-60 पॉइंट का फर्क आ रहा है, तो भी आप नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको चंद मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और कंसल्टेंट यही चीज़ आपसे पैसे लेके करेंगे। अगर आप वो करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अब इसके अंदर जैसे आप, लास्ट ईयर जो 2020 का कट ऑफ स्कोर था वो 471 पॉइंट्स था। ठीक है, 471 पॉइंट्स। और जिस कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी 2 हफ्ते पहले कनाडा गए, उनका मैंने स्कोर पूछा था, उनका आया था 478। 471 मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, ये 478 लेकर आए थे, यानी 7 पॉइंट्स ज्यादा ही थे। ठीक है, तो एक तरफ CLB लेवल 9 का इन्होंने स्कोर लिया, ये नोट करें, इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश का बहुत अच्छा स्कोर लिया। दूसरी तरफ जो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम था, उसमें वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे उससे ज्यादा ही लेकर आ गए। यहाँ पे ये दो ही बातें काफी थी इनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। एक्सप्रेस एंट्री में जब ड्रॉ निकलती है, जो कुरानदाजी होती है, उसमें इनका ऊपर आना ही था। तीसरी चीज आप नोट कर लें कि अगर आपका स्कोर नहीं आता, लैंग्वेज आ जाता है स्कोर अच्छा, लेकिन इसका जो ऑनलाइन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें कम स्कोर आ रहा है, तो आप फिर, दूसरा ये बड़ा इंडिकेशन है कि आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये दो मरहले कर लिए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर बाय द वे फेडरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम में आपका प्रोफेशन कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, आपको बस ये पॉइंट्स लेने हैं, फिर वहां जाके आपको जॉब ढूंढनी होती है, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है आपका। अच्छा, बाकी ये जो 471 जो कट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये आप कैसे लेंगे, इसमें मैंने कहा सबसे ज्यादा लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, उसका अच्छा स्कोर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका जो डिग्री है, लास्ट क्वालिफिकेशन, जितनी ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी, यानी मास्टर्स होगा, उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, बैचलर होगा तो उससे थोड़े कम पॉइंट्स हैं, फिर डिप्लोमा है या इंटर है उसके और पॉइंट्स कम है। तो अगर डिग्री एजुकेशन में कहीं आपके पॉइंट्स कम है तो आपको लैंग्वेज में बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेने चाहिए, ताकि आप जो ओवरऑल जो मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट कर सकें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डिग्री के बाद आपका आ जाता है एज।
एज में आइडियल एज जो है वो 30 साल से कम उम्र है, उसके आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल, जिनकी मैंने आपको मिसाल दी, एक ने जब किया था तो वो 29 साल का था, दूसरे ने जब किया था वो 26 साल का था। तो यहाँ पर आपको बहुत पॉइंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि यंग लोग उनको चाहिए जो आए और अपना करियर बनाए वहाँ पर। और जाहिर है यंग लोग हर किसी को चाहिए होते हैं इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए। फ्रेश ब्लड हर किसी को चाहिए होता है जिनके पास फ्रेश आइडियाज हो। अच्छा जी, अब जैसे जैसे 30 साल आप क्रॉस करते हैं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके एज के पॉइंट्स लूज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लैंग्वेज का बहुत जबरदस्त स्कोर ले आए आप, तो 35 साल तक उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। लेकिन हर साल पे शायद पॉइंट्स आपके माइनस होते हैं 30 साल के बाद। तो 30 के अंदर अंदर करते हैं तो बहुत अच्छा आपका चांस है। फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। 4 साल 5 साल भी अच्छी बात है, ये आपको बड़े अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस आप कहते हैं मैं 15 साल का लगा दूं, तो ऑब्वियसली 15 साल का जिसका वर्क एक्सपीरियंस है उसकी एज भी ज्यादा होगी, तो वर्क एक्सपीरियंस में शायद आपको पॉइंट्स मिल जाए, लेकिन एज में आप पॉइंट्स लूज करेंगे। तो आइडियली बहुत अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर, 30 से कम एज या 30 से ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊपर ना हो। और फिर वर्क एक्सपीरियंस 3 से 5 साल बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं, तो आपकी जो वाइफ है, आपकी जो बेगम है, या अगर आप खातून है और आपके जो हस्बैंड है, उनका आप देख लें कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो उनका इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर क्या आता है, उसके भी कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो आपका टारगेट है कि अगर 471 471 पॉइंट्स जो कट ऑफ इनकी वो है, बेंचमार्क है या थ्रेशोल्ड है, उसको आपने टच करना, उसके करीब करीब आना है। ऑनलाइन असेसमेंट में जो आप फ्री में कर सकते हैं, अगर आप उसके करीब आते हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छा आपका चांस है। कुछ लोग आइल्स का टेस्ट देने से पहले ही असेसमेंट कर लेते हैं। आपको अपनी इंग्लिश का खुद पता होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यार मैं 8 ला सकता हूँ या मैं 6.5 ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मैं 6.5 ला सकता हूँ, तो आप 6.5 रखें, लेकिन बाकी चीज़ों के मिला के अगर आपके 471 2 आ रहे हैं पॉइंट्स, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए यार ठीक है, मेरा लैंग्वेज का थोड़ा कम भी होगा, ओवरऑल प्रोफाइल से मेरे जो है वो जो उनका मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूँ, मुझे अप्लाई करना चाहिए। आपके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं, जब ये सारी चीज होगी अब आपने अप्लाई करना है उसका, एक तो हमने लिंक आपसे शेयर किया था, मैं वही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आप जिस जिस तरह के लोग उनको चाहिए उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो खुद अप्लाई करें। फिर 2-3 जब सक्सेसफुल कैंडिडेट जिनसे मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई एक ने तो कंसल्टेंट हायर ही नहीं किया, दूसरे ने किया था, बाद में उसको समझ नहीं आया, क्योंकि कंसल्टेंट्स बाज औकात ऐसे भी होते हैं जो थोड़े अनप्रोफेशनल होते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनप्रोफेशनल होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। अनप्रोफेशनल लोग क्या करेंगे, उनको तो आपकी फीस से मतलब है, वो आपका 6.5 बैंड भी आ रहा होगा तो वो आपको बता देंगे हाँ ये मिनिमम आ गया, अब आपका आ गया केस। अब जैसे जो बंदा गया है, उसका पहले केस पहली अटेम्प्ट में आइल्स का स्कोर 6.5 आया था, वो कंसल्टेंट से कर रहा था, तो कंसल्टेंट ने उसको बताया ही नहीं कि आपको जो CLB लेवल 9 का स्कोर अच्छा होता है उसमें जल्दी हो जाता है एक्सप्रेस एंट्री में। तो फिर जब उसको ये बात पता चली, उसने कंसल्टेंट को बोला छोड़ो मैं खुद करूंगा। तो उसने सेकंड अटेम्प्ट में यानी दोबारा आइल्स की तैयारी की और 8.5 बैंड का स्कोर लेके आया CLB लेवल 9 का, तो उसका एक्सप्रेस एंट्री में आराम से हो गया। तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट करें, और अगर कंसल्टेंट के थ्रू करना है तो आप थोड़ा सा सर्वे करें मार्केट में। हम हमसे बहुत लोगों ने सर इसका इन कंसल्टेंट का जिनको हमने लिया था वीडियो में, फैसल इकबाल, इनका नंबर मांगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट है, ये भी हैं और लोग भी प्रोफेशनल, हम किसी का नंबर नहीं दे सकते, हमारी एक पॉलिसी है समा मनी की। अगर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है तो उसमें हम ऑप्शन देते हैं लोगों को, भी आप आके स्पॉन्सर करें हमारी वीडियो को, वो अपना फिर शेयर कर सकते हैं डिटेल। अदरवाइज हमारी पॉलिसी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंडोर्स नहीं करना चाहते किसी को। आप खुद से थोड़ा सा सर्वे कर लें कि कंसल्टेंट ऑथेंटिक हो, और जो हमने वीडियो में बातें बताई हैं आपको वही चीज़ें बता रहा हो। प्लस आप अगर पेमेंट शेमेंट कुछ करेंगे तो चेक की सूरत में करें। अगर कोई फीस आपसे मांगता है कैनेडियन गवर्नमेंट की, तो वो चेक आपको पता होना चाहिए कैनेडियन गवर्नमेंट के नाम पे बनेगा, कंसल्टेंट के नाम पे नहीं बनना चाहिए। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप खुद से अप्लाई करें। और ये जो दोनों लोगों से मेरी बात की है, दोनों ने तकरीबन खुद से अप्लाई किया। पहले कंसल्टेंट से शायद पूछ रहे थे, लेकिन को नहीं समझ में आया कंसल्टेंट, उन्होंने खुद से अप्लाई किया। इस वीडियो को करने का मकसद ये था, उस कंसल्टेंट ने सारी बातें बता दी। ये चीजें जब आपको पता चल जाए, फिर कंसल्टेंट की आपको क्या जरूरत है यार, आप सब चीजें खुद कर लें। सारी चीजें उन्होंने डिटेल में बताई हुई, हम लिंक्स आपसे शेयर कर चुके हैं, मजीद लिंक्स भी डाल देंगे। हर चीज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है, उससे आपको तसल्ली होगी जो कैनेडियन गवर्नमेंट बता रही है आपने वही काम करना है। जब आप अप्लाई करते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उनको दुनिया की क्रीम चाहिए। इस वक्त इंग्लैंड ने 2011 से अपना वर्क परमिट बंद किया हुआ है कि आप पढ़ने जाते थे यूके इंग्लैंड, और वो उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट देते थे, वो उन्होंने बंद किया हुआ है। तो वो लोग जो यूके गए थे या जो जाते थे, वो लोग भी अब कनाडा की तरफ मूव कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी चेंज कर दी है, अमेरिका की H1B1 वीजा जो वर्क वीजा होता है, वो अब लोगों का रिन्यू नहीं हो रहा। तो जो अमेरिका में इतने लोग फंसे हुए थे, वहां पे काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे, अब वो पाकिस्तान नहीं वापस आना चाहते या दूसरे मुल्कों के हैं और वापस नहीं जाना चाहते अपने मुल्क, वो तमाम लोग भी कनाडा जा रहे हैं। और कनाडा ने बाकायदा इश्तिहार लगाए थे अमेरिका के अंदर कि भाई हम लोग वेलकम कर रहे हैं इमिग्रेंट्स को, आप हमारे मुल्क आ जाए, क्योंकि उनको पता है ये वो लोग हैं जो क्रीम है, यानी पढ़ने में अच्छे हैं, अपनी स्किल में अच्छे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको वो लोग चाहिए।
तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बात ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करें। स्टूडेंट के लिए तरीका मैंने बता दिया था वीडियो में, उसको दोबारा देखें। आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं जाके, तो कैनेडियन एजुकेशन की बेस पे आपको 3 साल का वहाँ वर्क परमिट मिल जाता है। उसके अंदर जो है आप फिर वहाँ पे काम करें, आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर दें, कि सिटीजनशिप हो जाती है और वहाँ जाके काम बहुत आसान होता है। स्टूडेंट वीज़े में सबसे बड़ा इशू आपके लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। फिर इसमें आपके पास 20,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए, 25-26 लाख बनते हैं पाकिस्तानी, जिसमें से आधे पैसे आप ही इस्तेमाल करते हैं वहाँ जाके, लेकिन वो आपको एक साथ देने पड़ जाते हैं। वहाँ जाके फिर आप $2,000 तो आपको फौरन मिल जाते हैं, बाकी मंथली बेसिस पे आप निकालते रहते हैं, जैसे जर्मनी के केस में होता है। उसका फायदा ये है कि 1 साल के लिए आपको परेशान नहीं होना, आपका खर्चा भी आपके पास है, फीस भी दे दी है, और उस 1 साल में आप पढ़ें और बाद में अगर आपके पास सेविंग्स और हैं, या आपका मास्टर 1 साल से ज़्यादा का है, फिर आपको वो फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन एक वहाँ पे आप जब पढ़ते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे वर्क परमिट लेते हैं, तो सेटिंग करना, सिटीजनशिप लेना ज़्यादा आसान है। अच्छा जी, सैयद अली हसन साहब पूछते हैं, डूइंग मास्टर्स इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी दिस ईयर एंड वांट टू अबाउट पीएचडी। हाँ, पीएचडी की भी ज़्यादा डिमांड है। अगर आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के अंदर जो है चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। हैदर समी साहब जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनी जॉब, प्रॉपर काउंटेबल एक्सपीरियंस पर कैनेडियन। अच्छा देखिए, प्रोफेशन कोई भी हो, मैंने कहा स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर जो है आपका प्रोफेशन मैटर नहीं करता, आपने ओवरऑल जो स्कोर है 471 का वो टारगेट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर अच्छा हो, वर्क एक्सपीरियंस 3-4 साल का और जो स्टैब्लिश कर सकेंगे, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है। फिर आपकी डिग्री जितनी अच्छी होगी, अगर आपकी डिग्री नीचे जाती है, स्पेशली बैचलर्स और बैचलर से भी नीचे जाते हैं, और बैचलर 4 साल का होना चाहिए, 2 साल वाला बैचलर काउंट नहीं होता कनाडा में। फिर नीचे डिप्लोमा पे जाते हैं, तो उसके लिए फिर आपको, अब वही बात है, कोई शेफ है, प्लम्बर है, तो आप कैसे साबित करेंगे? मैं कह दूं मैं प्लम्बर हूँ भाई, मुझे कनाडा जाना है, मैं प्लम्बर बन जाता हूँ। तो पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है जो शेफ की यानी खानसामा की डिग्री देता हो? या डिप्लोमा अगर आपका फॉर एग्जाम्पल एक प्लम्बर का है या कारपेंटर का है, कोई ऐसी आपको डिग्री, कोई पेपर वर्क ऐसा मिल रहा है ऑथेंटिक? क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे, आपका ये जो पेपर, जो डॉक्यूमेंट असेस होते हैं, आप यहाँ फंस जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, प्लम्बर भी आ सकते हैं, बेकरी वाले भी आ सकते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल कराची को ऐसी डिग्री निकल आती है, जैसे फूड साइंसेज का डिपार्टमेंट है एक, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ते हैं, आप फूड इंस्पेक्टर हैं, कुछ वहाँ पे कोई कराची की डिग्री रिकग्नाइजेबल है। अदरवाइज कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिससे आप कर रहे हैं, जाली डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो फंसने के चांसेस हैं, और कंसल्टेंट आपसे कह देंगे हाँ हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, बहुत मुश्किल है, असेसमेंट में आप फंसे रहेंगे। अच्छा जी, हाँ, जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपके करियर और प्रोफेशन जो हैं उसके उसको लेके थोड़ा सा मैटर करता है, लेकिन अगेन उसमें भी आपको आइल्स का स्कोर लेना अच्छा जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस पे डिग्री वगैरह आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, या डिप्लोमा जो है ऑथेंटिक होना चाहिए, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जिसको कनाडा रिकग्नाइज करे, या पाकिस्तान में जो भी इदारे हैं HEC वगैरह, या HEC नहीं तो इंटरमीडिएट बोर्ड या टेक्निकल बोर्ड, वो उसको रिकग्नाइज करें और कैनेडियन गवर्नमेंट उसको माने। कनाडा की डिग्री है तो आपको मैट्रिक, इंटर वगैरह, बैचलर्स के देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जो अपनी फाइनल डिग्री है वो आप असेसमेंट के लिए भेज दें, फॉरन फास्ट प्रोसेस होता है। अच्छा जी, अगला सवाल है, BS किया है आपने केमिस्ट्री में, एमफिल इन कनाडा, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल अप्लाई करें। एमफिल की डिग्री के चांस होते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिएगा BS के ऊपर आप एमफिल पे डायरेक्ट जा सकते हैं, या वो आपसे कहते हैं नहीं, जो आपका ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो कम है, एमफिल के लिए आपको 1 साल का कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना पड़ेगा। ये तो पहले आप जो एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में लेंगे, ये आपको वो बताएगी। देखिए, ये स्टूडेंट वीजा पे जितने सवाल आ रहे हैं उनको जहन में ये बिठाने की जरूरत है, स्टूडेंट वीजा के लिए पहला पार्ट आपका वहाँ की यूनिवर्सिटी से डील करना है। एक बार आपको ऑफर ऑफ एडमिशन आ जाती है, फिर ये वाला पार्ट आता है कि कनाडा का वीजा अप्लाई करना है। और अगर आपने आइल्स किया हुआ है, स्कोर अच्छा नहीं तो दोबारा कर लें, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ये 2-4 रिक्वायरमेंट्स खास तौर पर देख लें। इससे ये होगा कि अगर ये लोगों ने देख ली होती तो जो हमें 3,500 क्वेश्चन आए, मे बी हमें सिर्फ 300 क्वेश्चन आते। तो इस चीज़ को समझ लें। यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस भाई मैं नहीं बता सकता, एक बार मैं बार बार बता दूं, हम आपको बताते ही मैं तारुफ करवाता हूँ वीडियो के शुरू में कि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रिपोर्टिंग करता है, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करता है, उस टॉपिक पे आपको बता देता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक के ऊपर, मैं जितने भी टॉपिक्स करता हूँ मैं किसी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जो मैं रिसर्च करता हूँ मैं ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद आप मुझसे प्रोसेस पूछेंगे तो थोड़ा सा आप खुद भी रिसर्च कर लें। एडमिशन का प्रोसेस ये आपको जो यूनिवर्सिटी है वो बता देगी, वीडियो में हमने सारी जो मेन मेन बातें आपको बता दी। जाके एक ईमेल लिखेंगे मुझे आपका एडमिशन चाहिए, अपनी CV भेज दें, वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। आई हर्ड नीड टू कम बैक टू योर कंट्री आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप, नो नॉट नेसेसरी। स्कॉलरशिप पर डिपेंड करता है, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, अचीवनिंग स्कॉलरशिप है, दिन दोनों का मैंने वीडियो भी की है, समा मनी पे पड़ी हुई है। इनकी आपकी गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि इस पर आपको वापस आना पड़ता है, वो भी 2 साल आपको आके गुजारने पाकिस्तान में। उस 2 साल के बाद आप आज़ाद हैं, अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप दोबारा ट्राई मार सकते हैं। लेकिन अगर स्कॉलरशिप ऐसी है जो कोई स्टेट फंडेड नहीं है, यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे रही है, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी कहती है यार हम आपको
50% फीस माफ कर रहे हैं, ठीक है, या 100% फीस माफ कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंस ले लें। तो ये इस तरह की स्कॉलरशिप है कि जिसमें मेरे ख्याल में आपको वापस आने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में काफी क्वेश्चंस हो गए एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के साथ आगे पास ऑन करें। नॉलेज है किसी को मिलती है तो उससे आपका नुकसान नहीं होगा, लोगों का फ़ायदा ही होगा। हमारा एक टारगेट है, अगर उस तक हम पहुँचते हैं, स्केल अप करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम प्रोग्राम जो है वो स्टूडियो से किया करें और लाइव कॉल्स ले सकें, क्योंकि कमेंट से पढ़कर जवाब देना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम लाइव कॉल ले लिया करेंगे तो आप डायरेक्टली बात कर सकेंगे रियल टाइम में, और हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स को बुला के बात उनसे जवाब लिया करें आपके क्वेश्चंस के।